मजाक ड्रामा मत बनाइएगा, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो मेरी परी के लिए प्रे कीजिएगा आप सब। 27 जून की रात जब सोशल मीडिया पर ये खबर आई कि कांटा लगा फेम शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं रही, तो पूरे देश में एक गम की लहर दौड़ गई। जिस लड़की की मुस्कुराहट ने करोड़ों दिलों को धड़काया, जिसके एक आइटम नंबर ने उसे रातों रात सुपरस्टार बना दिया, वो अचानक यूं चली जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। क्योंकि ये वही चेहरा था जिसने सिर्फ कांटा लगा से नहीं बल्कि ब्रांड एम्बेसडर्स, बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज और सोशल मीडिया से करोड़ों की कमाई की थी। लेकिन जैसे जैसे खबर फैली वैसे वैसे एक और सवाल हर जगह उठने लगा कि निधन के बाद शेफाली अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गई। शेफाली जरीवाला जिसने अपनी मेहनत से एक पूरी करोड़ों की विरासत बना ली थी, अब उनके निधन के बाद कौन बनेगा उनके करोड़ों की संपत्ति का मालिक। उनका लाइफस्टाइल, कार कलेक्शन, बंगलो, इन्वेस्टमेंट, हर चीज आज लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि शेफाली जरीवाला ने आखिर कितनी दौलत छोड़ दी पीछे। क्या वो सिर्फ ग्लैमर की रानी थी या एक ऐसी बिजनेस वूमेन जिसने चुपचाप एक बड़ी संपत्ति बना ली थी। आज हम इस वीडियो में खोलेंगे इस रात से पर्दा कि आखिरकार शेफाली की कुल नेटवर्थ कितनी थी और अब उनके निधन के बाद कौन बनेगा उनके संपत्ति का असली हकदार। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम बात करेंगे शेफाली जरीवाला की उस विरासत की जो वो दुनिया को देकर गई हैं। और शेफाली जरीवाला के लिए वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। कांटा लगा शेफाली जरीवाला के अचानक हुए निधन ने जितना उनके प्रशंसकों को दुखी किया, उतना ही बड़ा एक सवाल भी खड़ा कर दिया कि उन्होंने अपने पीछे कितनी बड़ी संपत्ति छोड़ी है और उस दौलत का क्या होगा। तो आपको बता दें, उनकी जीवन शैली जितनी ग्लैमरस थी, उनकी आर्थिक समझ भी उतनी मजबूत थी। आंकड़ों के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 60 से 70 करोड़ के बीच मानी जा रही है। ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक सोच समझकर की गई निवेश रणनीति का नतीजा है। जुहू और लोखंडवाला जैसे पोश इलाके में 2 आलीशान फ्लैट्स, जिनमें से हर एक करोड़ों की कीमत पर है, उनकी आर्थिक हैसियत का सबूत है। लेकिन प्रॉपर्टी तक ही सीमित नहीं थी उनकी संपत्तियां। शेफाली ने अपनी लोकप्रियता को एक स्थायी इनकम में बदला था, जिससे सोशल मीडिया, ब्रांड्स, म्यूचुअल फंड्स और रॉयल्टी जैसे स्रोतों से उन्हें नियमित कमाई होती रही। उनकी आय का सबसे शक्तिशाली जरिया सोशल मीडिया बना। इंस्टाग्राम पर उनके एक एक पोस्ट लाखों में बिकती थी। जब उनके 4.8 मिलियन फॉलोवर्स हर पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते थे, तो ब्रांड के लिए शेफाली सिर्फ एक चेहरा नहीं, एक प्रभावशाली बाजार थी। साल 2024 में सिर्फ इंस्टाग्राम से उन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए कमाए। ये दर्शाता है कि उन्होंने डिजिटल युग में अपनी प्रसिद्धि को केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक आर्थिक मॉडल में बदल दिया। इसके अलावा पब्लिक अपीयरेंस, रियलिटी शोज और OTT कंटेंट से भी उन्होंने अच्छी खासी कमाई की। उनका हर स्टेज अपीयरेंस, हर वीडियो सिर्फ शो ऑफ नहीं था, वह इनके इनकम ग्राफ का एक हिस्सा था, जो हर साल उन्हें लाखों की रॉयल्टी के रूप में लौटाता रहा। ये आर्थिक संरचना सिर्फ दिखावटी ही नहीं थी, उसकी बुनियादी ठोस भी थी। उनके पास जुहू का एक शानदार 3 BHK फ्लैट था, जो समंदर के सामने बना हुआ था, जिसकी कीमत लगभग 18 करोड़ की गई। इसके अलावा लोखंडवाला में उनका एक और 2 BHK फ्लैट था, जिसकी कीमत 11 करोड़ के आसपास थी। ये 2 फ्लैट ही उनके नेटवर्थ का बड़ा हिस्सा थे। इसके अलावा उनके लग्जरी गाड़ियों का काफिला भी किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं था। BMW X5, होंडा Q7 और जैगुआर XF जैसी 3 गाड़ियां, जिनकी कुल कीमत लगभग 2.2 करोड़ से अधिक थी। वहीं गहनों की बात करें तो शेफाली का क्लास और सेंस उनकी ज्वेलरी से भी झलकता था। उनके पास करीब 2 किलो सोना, कीमती डायमंड्स ज्वेलरी और एक 45 लाख का एक्सक्लूसिव नेकलेस था, जिसे उन्होंने खुद के लिए खरीदा था। ये सब केवल दिखावे की चीज नहीं थी, बल्कि उनकी कमाई और निवेश की एक व्यवस्थित तस्वीर थी, जिसमें हर संपत्ति को सोच समझकर जोड़ा गया था। शेफाली के आर्थिक स्थिति की परतें जैसे जैसे खुलती गई, हर तथ्य उनके सूझबूझ से भरे व्यक्तित्व की एक और झलक देता चला गया। सिर्फ फ्लैट्स, गाड़ियां और गहने ही नहीं, बल्कि उनके बैंक खातों और फाइनेंशियल डिटेल्स ने भी सभी को हैरान कर दिया। उनके 3 सेविंग अकाउंट्स में लगभग 1.4 करोड़ जमा थे, जो उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में सिस्टमेटिकली जमा किए थे। इतना ही नहीं, उनका एक NRI अकाउंट भी था, जिसमें लगभग 60 लाख रुपए की विदेशी इनकम भी थी। ये बताता है कि शेफाली की कमाई सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी कमाई का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका था। सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हो रही थी वह था जुहू स्थित HDFC बैंक में स्थित उनके पर्सनल लॉकर, जिसे शेफाली ने पिछले साल 2 बार एक्सेस किया था।
उस लॉकर में सिर्फ गहने ही नहीं, बीमा पॉलिसी, निवेश से जुड़े दस्तावेज और उनकी वसीयत की कॉपी भी रखी गई थी। यानी वो लॉकर सिर्फ लोहे का एक बॉक्स नहीं बल्कि भविष्य की जायदाद की चाबी बन चुका था। इस लॉकर की सबसे अहम बात ये थी कि इस लॉकर में वह दस्तावेज हो सकता है जो पूरे विवाद की जड़ बन गया है। शेफाली के वसीयत सूत्रों की माने तो मार्च 2025 में शेफाली ने एक लॉ फॉर्म को अपने फाइनल वसीयत में जमा की थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उनके निधन के बाद वह वसीयत अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई। क्या कारण है इस देरी का? क्या वसीयत इतनी साधारण नहीं थी जितने लोग सोच रहे हैं? क्या उसमें कुछ ऐसे नाम शामिल है जिनकी उम्मीद तक किसी ने नहीं की थी? क्या उन्होंने अपना सब कुछ अपने पति प्रयाग त्यागी को सौंपा था, या उनकी बहन जो अमेरिका में रहती है उसका भी इसमें कोई हक था? कुछ लोग यहाँ तक अंदेशा जता रहे हैं कि शायद उन्होंने अपना संपत्ति का हिस्सा किसी एनजीओ या सामाजिक संस्था को भी दे रखा है। यही रहस्य अब करोड़ों की संपत्ति से भी ज्यादा अहम बन गया है, क्योंकि वसीयत ही वह आखिरी दस्तावेज है जो बताता है कि शेफाली की नजर में सबसे बड़ा विश्वास पात्र कौन था। अब इस रहस्य के साए में सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई नाम है तो वह है प्रयाग त्यागी, शेफाली के पति, जो एक समय उनके हर पब्लिक अपीयरेंस में उनके साथ छाए रहते थे। अब वह शून्यता में खामोश खड़े हैं। भारतीय उत्तराधिकारी कानून के अनुसार यदि वसीयत नहीं हो तो पति को संपत्ति का प्राथमिक उत्तराधिकारी माना जाता है, लेकिन यदि वसीयत है और उसमें अन्य नाम शामिल है तो पराग का दावा अपने कानूनी सवालों में गिर जाएगा। हालांकि सूत्रों के अनुसार पराग के पास शेफाली के 2 बैंक खातों की पावर ऑफ अटर्नी थी, जिससे ये तो साफ है कि शेफाली ने अपने जीवन काल में उन पर काफी विश्वास जताया था। पर सवाल अब ये है कि क्या ये विश्वास उनके दुनिया से जाने के बाद भी जिंदा रहेगा, या वसीयत के पन्ने कुछ और कहानी कहेंगे। शेफाली के निधन के बाद जहाँ एक और पति पराग को लेकर कानूनी चर्चाएं तेज थी, वहीं दूसरी ओर एक और चेहरा सामने आया जिसने संपत्ति की संभावित साझेदारी को नया मोड़ दे दिया। उनकी बड़ी बहन जो वर्षों से अमेरिका में रह रही थी, वह बहन अब भारत लौट आई है और उन्होंने अपने कानूनी अधिकारों को लेकर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने वकीलों से स्पष्ट कहा है कि शेफाली ने कई बार निजी बातचीत में ये जताया है कि वह अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा बहन के लिए सुरक्षित रखना चाहती हैं। यदि वसीयत में उनका नाम नहीं निकला तो ये भावनात्मक विश्वास अब कानूनी लड़ाई में बदल सकता है। इसी के साथ इस कहानी में पारिवारिक रिश्तों की गर्माहट अब अधिकारों की आग में तपने लगी है। जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है, ये साफ होता जा रहा है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की संपत्ति का मामला नहीं रहा, बल्कि अब एक पारिवारिक संघर्ष में तब्दील हो चुका है। यदि वसीयत में एक से अधिक नाम सामने आते हैं, जैसे पति, बहन या कोई ट्रस्ट, तो भारतीय न्याय व्यवस्था के अनुसार मामला जटिल हो सकता है। कोर्ट पहले हर दावे की सत्यता जांचेगा, फिर लॉकर, बैंक खातों और प्रॉपर्टी को अस्थायी रूप से सील किया जा सकता है ताकि कोई पक्ष लाभ न उठा सके। जुहू और लोखंडवाला की करोड़ों की प्रॉपर्टी, बैंक में जमा रकम, म्यूचुअल फंड, लॉकर में रखे दस्तावेज, हर एक चीज अब कानूनी प्रक्रिया के गहरे में आ सकती है। पर ऐसे मामलों में अक्सर कोर्ट निर्णय तक पहुंचने में महीना नहीं सालों लगा देता है। ये तस्वीर यहीं तक सीमित नहीं है। एक तीसरा पक्ष भी इस कहानी में धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है, शेफाली का सामाजिक जुड़ाव। कुछ रिपोर्ट के अनुसार शेफाली एक एनजीओ से जुड़ी थी जो महिला सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर काम करता है। साल 2023 में उन्होंने इस संस्था को 1 करोड़ का डोनेशन दिया था, जिससे ये संकेत मिलता है कि उनके मन में इस संगठन के लिए गहरा लगाव था। सूत्रों का ये भी कहना है कि उन्होंने अपने वसीयत में इस एनजीओ को भी संपत्ति का हिस्सा देने की बात कही थी। अगर ये सच है तो मामला और भी जटिल हो जाएगा, क्योंकि अब संपत्ति पर पारिवारिक विवाद के साथ साथ एक सामाजिक संस्था का दावा भी खड़ा हो जाएगा और न्यायालय को तो तय करना होगा कि शेफाली की अंतिम इच्छा सबसे ऊपर है या पारिवारिक दावे। जैसे जैसे शेफाली की संपत्ति की परतें खुल रही हैं, उनके निवेश पोर्टफोलियो ने भी सबको चौंका दिया है। चार्टर्ड अकाउंट की टीम ने बताया है कि शेफाली सिर्फ एक कलाकार नहीं थी, बल्कि एक होशियार निवेशक भी थी। उन्होंने अपने पैसे को केवल बचाया नहीं, बल्कि उसे कई क्षेत्रों में बांटकर निवेश किया। शेयर बाजार, प्रॉपर्टीज, SIPs, इंश्योरेंस पॉलिसीज, NRI फंड्स और गोल्ड बॉन्ड्स, ये सब मिलाकर करीब 12 करोड़ की वैल्यू का पोर्टफोलियो था। सवाल अब ये है कि इन निवेशों में नॉमिनी कौन है? क्या ये सब पराग के नाम पर है या बहन का कोई दावा? ये रहस्य की चाबी छुपी है इन दस्तावेजों में, जो अब तक लॉकर और कागजों की फाइलों में बंद है। और जब तक वह कागज नहीं खुलती, हर दावे पर सिर्फ अटकलें लगाई जा सकती हैं। लेकिन शेफाली की संपत्ति सिर्फ निवेश और प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सोशल मीडिया मौजूदगी, खासकर इंस्टाग्राम 4.8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाले हैंडल पर उन्होंने सिर्फ तस्वीर नहीं डाली, बल्कि करोड़ों रुपए कमाए।
पिछले 2 सालों में उन्होंने 18 से ज़्यादा ब्रांड के लिए काम किया। स्किन केयर से लेकर फिटनेस सप्लीमेंट तक हर ब्रांड को शेफाली की मुस्कान और भरोसे के पीछे एक मार्केट दिखता था। हर ब्रांड डील उन्हें 15 लाख रुपए तक कमाई देती थी। अब जब तक वह सारे दस्तावेज बाहर नहीं आएंगे तब तक ये कंफर्म नहीं हो पाएगा कि आखिरकार कौन बनेगा शेफाली जरीवाला की करोड़ों की संपत्ति का मालिक। तब तक आप हमें कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से किसको बनना चाहिए शेफाली जरीवाला के करोड़ों की संपत्ति का मालिक। और साथ ही इंडस्ट्री से जुड़े ऐसे और भी लेटेस्ट न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।